हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, जो कि 2021 को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में कि आखिर क्या डिफरेंस रहने वाला है और क्या मतलब सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी डाउट है कि एग्जाम जो है वो रिटन होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, सिलेबस क्या रहेगा सेकेंड स्टेज के लिए। ये सारे डाउट्स जो हैं वो सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, स्पेशली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक तो सीएफएसओ के लिए और एक हम बात करेंगे टीओ के लिए, यानी कि टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको अपकमिंग कोई भी वीडियो आता है तो उसमें आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो एग्जाम से रिलेटेड या फिर कुछ भी हो तो किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप हमें 3 जगह पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पे। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं स्ट्रेटजीज के बारे में, तो देखो एग्जाम के लिए कोई स्ट्रेटजीज नाम की कोई एक्चुअल में कोई टर्म नहीं होता है। क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है। मान लेते हैं वो एग्जाम को क्लियर कर लेता है, तो हम उससे पूछते हैं कि हमें या फिर आप कुछ टिप्स दे दो, या फिर हम कहते हैं कि आप हमें कुछ स्ट्रेटजीज बता दो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता यार। सबका जो पढ़ने का तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। सबका पढ़ने का टाइम जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सेम उसी को अगर फॉलो करते हैं, सेम टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग रियली में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया है अभी तक, उनको थोड़ा सा इस सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज हम इसी वीडियो में वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई हम कॉमन चीज़ें देखेंगे कि जो जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको ध्यान रखना है। बाकी आप अपने तरीके से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उन सारी बातों के बारे में हम भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम बताया कि हमने आज हम मेजर दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी कि दो पोस्ट के बारे में, एक सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और एक टेक्निकल ऑफिसर। और इन दोनों चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम बात करें, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो आपके सामने जो अभी जो पेज डिस्प्ले हो रहा है, जो स्लाइड डिस्प्ले हो रही है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको अगर पूरी तरीके से नहीं देखोगे, फिर आपके अंदर डाउट होगा, फिर आप मुझे मैसेज करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से आप अभी जो हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसको आपको क्लियरली अच्छे से ध्यान से सुनना है। अगर आप ईयरफोन नहीं यूज़ करो तो आप ईयरफोन यूज़ कर लो। देखो यहाँ पर क्या है, एक तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर को जो एग्जाम होने वाला है, वहां पर आपको पता है कि दो स्टेज में एग्जाम होगा, एक सीबीटी 1 होगा और एक हमारा जो होगा वो सीबीटी 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीबीटी 1 और सीबीटी 2, और जो हमारी पोस्ट है, एक है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक है टेक्निकल ऑफिसर। तो यहाँ पर अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो नया सिलेबस जो हमारा रिवाइज हुआ था, देखो पहले भी बोला था कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा एफएसएसएआई कोई चेंज नहीं करता है। उन्होंने बस एक दो टॉपिक थे जो ऐड किए थे, जैसे कि मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह। ठीक है, बाकी कुछ उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं वो है 120 सीबीटी 1 में, जो हमारा पहला स्टेज एग्जाम होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वहां पर 480 होंगे। ठीक है, 480 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो कि होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 120 होंगे, यानी कि 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पिछली बार जो पेपर था वहां पर 100 क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं जो बढ़े हैं, जिनकी वजह से आपको ये 80 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर एग्जाम। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, टेक्निकल ऑफिसर में भी जो आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 120 देखने को मिलेंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 480 होंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। अभी आपको सीबीटी 1 पूरी तरीके से क्लियर है, और आपको सीबीटी 1 का सिलेबस भी पता है, जो हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ फूड एनालिस्ट को छोड़ करके बाकी जो भी आपका एग्जाम होगा वो सारा आपका सीबीटी में ही होगा। ठीक है, तो सीबीटी 2 की अगर बात करें, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड 2 की अगर बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की, स्टेज नंबर 2 की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इसके बारे में अभी एफएसएसएआई ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स के बारे में दिया है। एक पॉइंट ये क्लियर है कि जो हमारा स्टेज 2 एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम ना होकर के वो भी हमारा सीबीटी होगा। ठीक है,
ये बात क्लियर है क्योंकि उन्होंने जो अपने FAQ जो अपलोड किए थे उस पर उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। और यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर में भी सेम यही चीज़ है कि आप ये मान सकते हो कि जो आपका जो स्टेज 2 एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम नहीं होगा, इस बात को आप मान सकते हो, ठीक है। बाद में कोई चेंजेस ये कर दें तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो यही है। उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें और यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें और जो मार्क्स की बात करें स्टेज 2 के लिए, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। इनका कहने का मतलब ये है कि ये पहले CBT 1 कराएंगे, CBT 1 कराने के बाद में जब हो जाएगा तब ये CBT 2 के लिए जो है क्या करेंगे, सिलेबस को रिलीज करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज और क्लियर है कि जो सिलेबस CBT 1 के लिए है उसी सिलेबस में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम ज़्यादा करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो पार्ट ए पार्ट बी है उसको उस तरीके से करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम ज़्यादा करके एक ये नया सिलेबस तैयार करेंगे। लेकिन जो चीज़ें CBT 1 में है उसके अलावा कुछ अदर नहीं आने वाला है, इस बात को आप नोट कर लो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हो तो ये सोच के चलो यही सारी चीज़ें आपको CBT 2 में भी पढ़नी है। बस हो सकता है वहां पर आपको थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या होता है कि अभी देखो हजारों में लाखों में लोग एग्जाम देने वाले हैं। CBT 1 देने के बाद में जो कैंडिडेट बचेंगे वो बहुत कम होंगे क्योंकि CBT 2 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 740 कैंडिडेट देंगे CFSO के लिए और 2500 कैंडिडेट्स लगभग देंगे जाके किसके लिए, ये आपका TO के लिए। तो यही एक रेशियो रहने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2500, यहाँ पर 740 कैंडिडेट आपको CBT 2 में देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से क्या है वहां पर बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट हैं जो जो बाहर हो जाएंगे, उसके बाद में ये अपना सिलेबस रिलीज करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस में जो है अभी बहुत सारे लोग तो इस चीज में कंफ्यूज हैं कि CBT 2 को लेकर पहले कंफ्यूज हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि CBT 1 की प्रिपरेशन पहले करना है। देखो CBT 2 में जो भी चीजें आने वाली हैं वो CBT 1 का जो सिलेबस है वही रहेगा, बस वो सिलेबस को रिवाइज करके एक नया सिलेबस आपके सामने रखेंगे, जिससे आप थोड़ा सा पैनिक हो जाते हो कि सिलेबस चेंज हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इस बात को याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, CBT 1 पे मेजर फोकस रखना है आपको। आपका CBT 2 उसी के साथ में आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल है वो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस देखने को मिलेगा क्वेश्चन के लेवल में, बाकी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग अभी इस चीज के लिए कंफ्यूज हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ पर अगर देखें जैसे कि ये पार्ट ए पार्ट बी दिया है, तो बहुत सारे लोगों को जो अभी कंफ्यूजन है वो ये कंफ्यूजन है कि क्या पार्ट ए CBT 1 में आएगा, पार्ट बी CBT 2 में आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि जो पार्ट ए पार्ट बी मिला करके आपका एक एग्जाम है, यानी कि CBT 1 है। CBT 1 जो आपका एक सिंगल एग्जाम है, पार्ट ए पार्ट बी एक सेक्शन में डिवाइड किया गया है एक पेपर को, ठीक है। आपको पूरा पेपर देना है, जो आपका CBT 1 होगा उसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्ट ए में इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड को डाल दिया है, जो कि नॉर्मल आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक जनरल एग्जाम में जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो। पार्ट बी में आपका फंक्शनल नॉलेज है, फंक्शनल में आपका FSSAI पार्ट भी उसमें इंक्लूड किया है, इसके साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट पोर्शन भी इंक्लूड किया है। टोटल जो आपका वेटेज रहने वाला है वो 480 रहने वाला है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो CBT 1 आप देते हैं, CBT 1 जो आप देंगे उसके बाद में आप CBT 2 देंगे, तो दोनों ही जो जितने भी मार्क्स के होंगे, जो भी उनका टोटल वेटेज होगा उसका 50% ये काउंट करेंगे और फाइनल मार्क्स उसमें वेटेज रहेगा। यानी कि जो फाइनल वेटेज रहने वाला है उसमें 50% CBT 1 रहेगा, 50% CBT 2 रहेगा। उसके बाद में जो भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी मेरिट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद में मान लिया आप मार्क्स गेन कर लेते हो, मान लिया आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है CBT 2 का भी, तो सारे मार्क्स आने के बाद में अगर वहां मान लेते हैं 2-4 कैंडिडेट हैं, ABCD 4 कैंडिडेट हैं, अगर उनके सेम मार्क्स आते हैं तो वहां पर अगर टाई होता है तो वहां पर जिसके पास भी CSI या नेट या फिर ICR या फिर आप देखेंगे गेट, इनसे रिलेटेड कोई भी स्कोर कार्ड है अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है तो वहां पर उन्हें जो है प्रेफरेंसेस दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि अभी एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। CBT 2 के बारे में आपको अभी नहीं सोचना है, CBT 2 के बारे में अभी इन्होंने कोई सिलेबस नहीं रखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था तो हमने भी सबको यही जवाब दिया था कि सिलेबस जो है वो लगभग सेम रहने वाला है। हो सकता है उसमें से चीजें कुछ कम हो जाएं बट और एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं होंगी, ठीक है। तो
तो ये आपको याद रखना है। तो अभी आपको जो मेजर फोकस है ना, वो अपनी सीट पक्की करने के लिए आपको सीबीटी 1 के लिए लड़ाई लड़नी है। सीबीटी 2 जो है वो बहुत दूर की बात है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस को अगर देखें, तो इसके लिए जो हम बुक्स ऑलरेडी बता चुके हैं कि पार्ट ए आपको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट ए जो है वो आपका 160 मार्क्स का टोटल है, ठीक है। तो 160 मार्क्स में आप देखेंगे कि जो इसको पूरे पार्ट को हम बोल सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें आप देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जनरल इंटेलिजेंस है यानी कि रीजनिंग, आप पूरी बुक को मत पढ़िए। जो भी बुक जैसे मैंने सजेस्ट की थी अरिहंत की, आप पूरी बुक को मत पढ़िए। वहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको देखिए। और वहाँ पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली आप यूट्यूब पे जा करके सर्च करके वहाँ से टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है। जो लोग ऑलरेडी एसएससी या फिर अदर कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट के लिए ये जो लेवल पार्ट ए का रहने वाला है वो उतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू असिस्टेंट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या करना है, आप लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट की बुक के साथ ही साथ में यहाँ पर जो चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड होती है ना, तो करंट अफेयर में पूरे 10 क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब उसके लिए आप पूरी बुक पढ़ो ये सही नहीं है, आप थोड़ा सा एग्जाम के पहले किसी यूट्यूब पे जाना और वहाँ पे पूरे साल का या फिर 6 मंथ का करंट अफेयर एक एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको उसको देख लेना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। बाकी स्टैटिक पार्ट के लिए, यानी कि आपका जो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके लिए आप लूसेंट की बुक को पढ़ सकते हो। उसमें आपको सफिशिएंट चीज़ें मिल जाएंगी आपके 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की। इसके लिए भी आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। लूसेंट की जनरल इंग्लिश जो आती है, ठीक, हो जाएगा आपका उससे। कंप्यूटर के लिए जो है एफएसएसएआई में जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए कंप्यूटर की जो ई बुक है, अब उससे पढ़ लोगे, उससे आपका हो जाएगी चीज़ें कवर यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये पार्ट ए हो गया। पार्ट ए को लेकर के जो कुछ बुक्स हैं जो हमने इसमें बताई हैं आपको, उसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। पार्ट बी की अगर बात करें तो ये हो जाता है हमारा फंक्शनल नॉलेज, जिसमें आपका एक तो एफएसएसएआई और एक सब्जेक्टिव पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसमें जो मेजर रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है और एक है हमारा एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन 2011 वाला, ठीक है। यही दोनों आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपने बुक में जो है एफएसएसएआई में 18 रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर 20 है, उससे ज़्यादा भी हैं, ठीक है। जब आप देखोगे तो आप सारे को पढ़ने बैठोगे तो ये सही नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है। जो चीज़ें सिलेबस में आपको वही को उन्हीं को पढ़ना है। आप सारे एक्ट को पढ़ने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है आप सबको फिनिश कर पाओ। एक बार एग्जाम देने के बाद में आपके पास आराम से टाइम रहेगा, फिर आप पढ़ते रहना। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को हमने बुक में भी इंक्लूड कर दिया है और वीडियोस में भी काफ़ी, मतलब जितना हो पाया हमने 2-2 3-3 वीडियो बना करके, और काफ़ी टॉप एक जो वीडियो हमने बनाया था जिसमें सारे सेक्शन के बारे में एक बार हमने बात करी थी, उसको आप देख सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा इस एक्ट में आखिर है क्या। एफएसएस रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर कोई भी अभी वीडियो नहीं बनाया, हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से बनाएं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे एपेडा, बीआईएस, ईआईसी और एमपेडा वगैरह, स्पाइस बोर्ड वगैरह, इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको हमने बहुत डिटेल में, जिन लोगों ने बुक परचेस की है उसमें देखने को मिलेगा आपकी, बहुत डिटेल में हमने बात करी है। इसके साथ ही साथ और हमने जो इसका एक वीडियो भी बना करके डाला है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, जो कि काफ़ी डिटेल में है, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं, जिसके बारे में भी हमने बुक में बात करी है, वीडियो नहीं बना करके डाला है अभी। उसके बाद में बात करें कि एफएसएसएआई रोल्स एंड फंक्शन इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एफएसएसएआई के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में इनिशिएटिव्स आ जाते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बुक में जो है 13 इनिशिएटिव्स हैं उनको कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा फोस्टैक मेन एग्जाम्पल आ जाता है, यानी कि फोस्टैक के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और स्टेट फूड अथॉरिटी के क्या रोल हैं ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, ठीक है, और सारी चीज़ों को लेकर के, इन्फोर्समेंट को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हो गई एफएसएसएआई से रिलेटेड। उस अब हम बात करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट आ जाता है जहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो बुक है, हमने बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को फिनिश किया है, ठीक है। आप देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है,
उसके लिए अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कुछ जो टेक्स्ट बुक हैं उनको आप पढ़ सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर आप सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपने पर्टिकुलर या फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी से या बायोकेमिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी उसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अदर रेफरेंस बुक हैं उनको पढ़ सकते हो। लेकिन हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो लगता है कि हाँ इतना सफिशियंट है, हमने उतनी चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। सेम वही हमने फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको भी हमने अच्छे से कवर किया। फिर यहाँ पर आता है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें ये होती हैं कि जैसे एफएसएसएआई जो सिलेबस में बनाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को बनाते हैं, लेकिन जब हम बुक में सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं तो हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको बुक में मैंने कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फंडामेंटल ऑफ फील्ड लेवल एंड लेबोरेटरी सैम्पलिंग, ये आपको हमारे चैप्टर नंबर 12 में देखने को मिल जाएगा, जिसमें सैम्पलिंग एंड एनालिसिस के बारे में हमने बात करी है, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ फूड मेथड्स के बारे में है, ये भी हमने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो होता है ना कि नाम अगर थोड़ा सा नेम अगर डिफरेंट होता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप चीज़ों को पूरी को पढ़ो अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद में ये जो चैप्टर है ये नया इंक्लूड हुआ था इस बार, कि जिसमें मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में पूछा था, जिसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और आप देखेंगे कि कुछ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स वगैरह हैं, तो जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 13 में इसको इंक्लूड किया है, नया चैप्टर ऐड किया है बुक में अप टू डेट वाली में। तो जिन लोगों ने लिया है वो लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि कुछ टेस्टिंग से रिलेटेड और एक क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि आप फूड टेस्टिंग वगैरह कैसे करोगे, जो शॉर्ट मेथड्स वगैरह होते हैं, उसके लिए जो आप एफएसएसएआई के डार्ट बुक है उसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसको आप पढ़ सकते हो, वहाँ पर कुछ आपको लिमिटेड टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे जिनको हो सकता है वहाँ से क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। उसको आप पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, जितनी चीज़ें हैं आप उनको अच्छे से कवर करो। उसके बाद में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आने वाले टाइम में एग्जाम से पहले हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, उस पर हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, जो कि आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी और प्रिजर्वेशन इन सबसे रिलेटेड, इसके साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग। तो सब्जेक्ट पार्ट में अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सारी बुक को पढ़ चुके हो, तो इसके बाद में आप अपनी जो रेफरेंस बुक है उनको पढ़ सकते हो, और बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और भी ज़्यादा जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो बुक में नहीं है, बुक को छोड़ करके उन सारी चीज़ों को हम वीडियो में कवर कर देंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ अभी इससे बाहर चीज़ें नहीं जा सकती हैं। क्योंकि बुक में जो है वो वैसे भी सफिशियंट है, आपको ऐसा लगता है। अगर आप पिछले साल का एग्ज़ाम का जो पैटर्न देखोगे या फिर आप पिछले साल का जो पेपर था, अगर आप उसकी एनालिसिस करते हो तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं आएंगे कि जो आप अपना पीएचडी वगैरह में पढ़ते हो या फिर बहुत बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो, वहाँ से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और इन दोनों पोस्ट के लिए मेजर फोकस आपको जो एफएसएसएआई वाला पार्ट है उस पर अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए हमने कुछ बुक्स बताई थी। एक तो हमने बुक बताई थी इसके लिए मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आप ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक ले सकते हो, ठीक है। ये राजेश वर्मा की बुक है, ये आपको सारे एग्जाम में हेल्प करेगी। रीजनिंग के लिए ये काफ़ी लेंदी बुक है, लेकिन आप ले सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, इसे आप ले सकते हो। उसके बाद में इंग्लिश के लिए उसके बाद में अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें जीके की, तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ें आपकी इस बुक में फिनिश हो जाएंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लूसेंट के लिए जनरल इंग्लिश हो गई, इसको आप ले सकते हो। तो आपको यहाँ इसके बाहर से चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी जो आपका पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद में इसके बारे में आप जानते हो जो हमने बात करी थी पार्ट बी के लिए, आप इस बुक को ले सकते हो। इसमें इस टाइम पे 552 पेजेस हैं, आप इस बुक को ले सकते हो और इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ई बुक है, बुक नहीं है, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो कंप्यूटर है वो भी आप ले सकते हो। तो आपका एक तरीके से कंप्यूटर का पार्ट हो गया, साथ में आपका पार्ट बी हो गया। तो कंप्यूटर लिटरेसी और पार्ट बी आपका पूरी तरीके से कवर हो जाता है जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ करके इन दोनों बुक से। तो बाकी जनरल एप्टीट्यूड जो हमने पीछे बुक्स बताई हैं इनको आप ले सकते हो, लेकिन इन सारी बुक्स को अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, इन दोनों बुक्स को स्पेशली, तो आप इन्हें अभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में आपको समझ लेना है कि एक बेसिक जो आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आपको अच्छे से फिनिश कर लेना है। उसके बाद में इन दोनों बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। उसके बाद में सारी चीज़ें हमने बात कर ली इस वीडियो में, जो भी मुझे लगता था हमने उन सब बारे में डिस्कशन कर लिया।
इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, एक एग्ज़ाम की डेट को लेकर बहुत ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम की डेट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जनवरी मंथ है उसके आप देख सकते हैं आफ्टर 15, यानी कि 15 जनवरी के बाद में एक्सपेक्टेड डेट हम कह सकते हैं कि आ सकती है एग्ज़ाम की। बाकी एडमिट कार्ड जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर के एंड में जो है आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, तो दिसंबर में तो नहीं होगा एग्ज़ाम, अभी इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो सारे सबमिट नहीं हुए हैं। अभी 17 तारीख तक तो हमारी जो फॉर्म की जो एप्लीकेशन फ़ी है उसकी सबमिट करने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी थी। और उसके साथ ही साथ जो फॉर्म एप्लीकेशन की डेट है उसके एक्सटेंड होने के अभी कोई चांसेस नहीं है। 17 तारीख तक जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वो लोग अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही डेट एक्सटेंड हुई है, बाकी कुछ भी एक्सटेंड नहीं हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। तो नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो हैं गूगल पे, बहुत फेक वेबसाइट हैं जो अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जिससे आप वहां पर जाते हैं, विजिट करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। अभी तो एडमिट कार्ड वैसे भी नहीं आएगा, अभी 17 तारीख तक जो है फॉर्म की फ़ी पे करने की जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है, तो अभी तो नहीं आएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जाएंगे एफएसएसएआई के पास में, उसके बाद में वो प्लान करेंगे कैसे एग्ज़ाम कराना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एडमिट कार्ड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो वैकेंसी जो कैंसिल हुई है वो सिर्फ DR03 कैंसिल हुई है। DR03 में जो थी एक असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की थी, यही पोस्ट थी। बाकी आपकी DR04 जो है उसमें कोई भी पोस्ट कैंसिल नहीं हुई है। तो आई होप आपके जो डाउट्स थे वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।